अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ख़वातीन में ओवरीज़ या बैज़ादानी की एक बड़ी कॉमन बीमारी है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ सिंड्रोम भी कहते हैं। और आज हमारे साथ जो जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है वो लाहौर की एक मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आसमा यासीन साहिबा, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज लाहौर एंड आरिफ मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल। वेलकम टू द शो मैम। सबसे पहले तो ओवरीज़ की चूँकि डिसऑर्डर के ऊपर बात हो रही है तो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को आप बताइए कि ओवरीज़ की ख़वातीन की जो तौलीदी सेहत है उसके अंदर क्या अहमियत है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी डॉक्टर आमिर कि आपने मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए अपने प्रोग्राम पे दावत दी। उसके लिए मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें ये है कि ये इट्स लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, ये नहीं है कि फ्यू मंथ्स के लिए या फ्यू इयर्स के लिए और क्योरेबल हो। ये टीन एज से स्टार्ट होती है और रिप्रोडक्टिव लाइफ में इवन के आफ्टर मीनोपॉज भी इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रहते हैं। अब आपने ये ओवरीज जो हैं दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, यूटस के दोनों साइड पे लोअर एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होती हैं। और ओवरीज जो हैं इस एंडोक्राइन एक तरह की ग्लैंड हैं, क्योंकि ये एक इनके मेनली दो फंक्शन हैं। एक तो एग प्रोड्यूस करना, मेच्योर करके एग को प्रोड्यूस करना और उसको रिलीज़ करना, जिसकी वजह से आगे जो है कंसेप्शन होती है और प्रेगनेंसी चलती है। दूसरा ये है कि पीरियड्स को रेगुलेट करना। इसमें से दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि जो मंथली लेडीज़ में साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली पीरियड जिसको कहते हैं, उसको ये रेगुलेट करते हैं। ये तो दो इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं। इसके अलावा अगर इसमें जैसे आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में मुझसे, ये तो मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में पूछना चाहते हैं तो इसका डिजीज़ के इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एंड्रोजन जो एक मेल हार्मोन है, जो कि मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल इसकी बहुत माइन्यूट अमाउंट होती है, वो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसके सिम्टम्स, मेल हार्मोन के सिम्टम्स जो है वो फीमेल में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट इंक्रीज़ हो जाती है। अब इन्हीं तो बुनियादी काम अगर हम देखें तो इनका काम हार्मोन सिक्रीट करना है और जो एग्स हैं एग को या अंडे बनाना है, वो है जिसकी वजह से आगे अंडे बनाना और उसको फिर रिलीज़ भी करना है, और रिलीज़ करना, यूट्रस में जाते हैं और वो फिर वहाँ से प्रेगनेंसी का अमल स्टार्ट होता है। अच्छा प्रोफेसर आसमा, सितंबर का महीना पॉलीसिस्टिक ओवरीज की आगाही के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो डू यू थिंक ये इतनी बड़ी बीमारी है या इतनी आम बीमारी है कि इसके लिए पूरा एक महीना मुख्तस किया गया है सितंबर का कि पूरी दुनिया में आगाही दी जाती है? कितना कॉमन है ये? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये स्टार्ट होती है टीन एज से। टीन एज सारी रिप्रोडक्टिव लाइफ में आगे जिनको ग्रो, और इवन के इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि वो मीनोपॉज के बाद भी रहते हैं। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है और ये क्योरेबल नहीं, इसको जो है वो मैनेज करना होता है विद मेडिसिन, विद डाइट एंड ऑल दिस थिंग्स, ताकि वो जो है कंट्रोल रहे। जस्ट लाइक जैसे किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, तो उसको कंट्रोल करना होता है ताकि शुगर की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसी तरह इसकी कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज़ करने के लिए इनकी जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करना होता है, हार्मोन को कंट्रोल करना होता है। तो ये जो 4 बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें चेंजेस आती हैं। अब सितंबर का महीना ये है कि कोई इसका स्पेसिफिक ही नहीं है कि वाई सितंबर। ये जो हैं ऑर्गेनाइजिंग कंपनीज़ और कमेटी और जो लोग इस पर बात करते हैं वो एडवोकेसी इसके लिए जो है प्रोग्राम किए जाते हैं कि लोगों में, फीमेल्स में स्पेशली अवेयरनेस हो इस प्रॉब्लम से, ठीक है, कि इसके बारे में अवेयरनेस हो, इसको कैसे, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं इसके, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है और इसको फिर कैसे आगे लेके चला जाता है। तो ये इस पूरा महीना आप कह रहे हैं कि यस वाकई इसमें इंटरनेशनली तो ग्लोबली वैसे कितने आदादोशुमार कितने होंगे कि 100 में से कितनी खवातीन में? मैं अभी रिसेंटली चेक किया 52% तक है और उसकी रीजंस है। यस, जी 52% है रिसेंटली। हालांकि ग्लोबली ये 10 to 20 या कुछ जगहों पे 2 to 10% तक भी कोट किया गया, लेकिन पाकिस्तान में एंड इट इंक्रीजिंग डे बाय डे। रीजंस अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो वही है, ये अनहेल्दी डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और पोल्यूशन और वेट मैनेजमेंट। अच्छा मैम, ये इसमें मोस्ट वल्नरेबल एज कौन सी होती है खवातीन की? किस एज में पॉलीसिस्टिक ओवरीज
ये मोस्टली जब पीरियड स्टार्ट होते हैं ना, अगर उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज का तो 11-12 साल 13 साल की उम्र में के एज में स्टार्ट में, तो इसलिए थोड़ा सा लेट डायग्नोज होता है, मे बी 16, 17 और 18, क्योंकि अब तो टीन एज में भी आ रहे हैं। एक बच्ची आती है, मदर जो है वो साथ 2 बेटियों को भी, इनको भी यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वेट इंक्रीज हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, या 2-2, 3-3 महीने के बाद आ रहे हैं, या फ्लो कम हो गया, ठीक है। एंड हेयर ग्रोथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, चेहरे पे जी, वो हम अभी सिम्टम्स की तरफ आते हैं मैम। अच्छा, अब इसमें एग्जैक्टली पॉलीसिस्टिक ओवरीज में होता क्या है? अच्छा, पॉलीसिस्टिक जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन है वो एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, वो ज़्यादा बनता है, और ओवुलेशन नहीं होती। जो स्मॉल फॉलिकल्स हैं वो एक ग्रो नहीं होता है। नॉर्मली मंथली एक फॉलिकल बनता है और एक मेच्योर एग रिलीज होता है, ठीक है। और वो अगर रिलीज हो जाए, अगर मैरिड है, कंसेप्शन होगी तो आगे प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर नहीं कंसेप्शन हुई तो औरत को पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये उसमें जो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें ये होता है कि मल्टीपल फॉलिकल जो है वो मेच्योर होना शुरू होते हैं, लेकिन वो स्मॉल इन साइज, एक मेच्योर फॉलिकल 18 mm और अबव होता है, जिसे हम 1.8 सेंटीमीटर या अबव कहते हैं, लेकिन ये 2 to 9 mm छोटे साइज के मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल फॉलिकल, जो कि जबकि हम जो सेहतमंद खवातीन है उसमें एक एग होगा, एक एग मेच्योर होगा, 1.8 सेंटीमीटर साइज का होगा और एक ही होगा। हाँ जी, और इसमें ज्यादा तादाद में बनते हैं, लेकिन उनमें सलाहियत इतनी नहीं होती जी, वो सारे ऐसा ऐसा ग्रो करना शुरू होते हैं, लेकिन वो मेच्योर नहीं होते। ऑब्वियसली जब एग मेच्योर नहीं होगा, वो रिलीज नहीं होगा, तो पीरियड्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक तो इसमें ये चेंज होगी। दूसरा जो इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी में, कि इंसुलिन यूटिलाइज नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल रेज हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो भी ओवुलेशन के ऊपर इफेक्ट करता है, और साथ इनका जो है एंड्रोजन के लेवल का जो है वो भी इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये पीरियड्स इरेगुलर पीरियड्स होंगे, और मेल लाइक चेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर ग्रोथ और वेट गेन वो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा, इसकी अगर हम कॉजेज, मेजर कॉजेज देखेंगे, क्यों ओवरियां अपना ये काम अपनी हद से क्यों तजावज़ कर जाती हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती है? इसकी कोई वजूहात क्या होती हैं? देखिए, ऐसा तो इतना रीज़न नहीं, क्योंकि कुछ टेंडेंसी ऑलरेडी होती है, लेकिन जो देखा गया कि यही, जैसे मैंने बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज की टेंडेंसी होती है कि वो वेट गेन, जंक फूड, अनहेल्दी डाइट, मेनली तो ये है। अनहेल्दी डाइट से हम क्या लेते हैं कि जैसे ऑयली चीज़ें लेना, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल, जैसे शुगर और वाइट ब्रेड का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसकी वजह से वेट गेन हो। जब वेट गेन होगा तो ये ऑब्वियसली जो हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, वो सारा उसको रेगुलेट करता है, वो डिस्टर्ब होंगे। साथ जब एंड्रोजन इन एक्सेस होगा तो वो पिंपल्स चेहरे पे निकल आएंगे, हेयर ग्रोथ होगी, उसकी वजह से क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो लड़कियां या औरतें वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा ओवर ईटिंग करती हैं और वो वेट गेन होता है। सेकेंडली, वेट गेन के अलावा ये है कि एक्सरसाइज, वॉक, सेडेंट्री हैबिट्स है वो कुछ नहीं है, उसको जो ना वॉक की तरफ, मतलब हमारे यहाँ जो एक्सरसाइज का ट्रेंड है वो बहुत कम है। कुछ लोग हैं जो करते हैं, वो जिम जाते हैं, वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो नहीं एक्सरसाइज और वॉक ये तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये कि अब डाइट लेनी क्या है, इंपॉर्टेंट डाइट, जिसमें आपको भी पता है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और यह है कि लो कार्बोहाइड्रेट, लो शुगरी थिंग्स, वो बिल्कुल उल्ट चलते हैं। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं, जो स्पेशली टीन एजर्स हैं, उनका ऑर्डर बाहर से ही ऑर्डर होता है, घर के तो खाना का जो ना ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। इंटरनेट के ऊपर ऐसी ऐप्स होती हैं कि जिससे आप फूड ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस आपने बताया कि ये सने बुलूगत जब स्टार्ट होता है लड़कियों में, जब हमारी का निज़ाम शुरू होता है, तो शुरू में ही अलामात आनी शुरू हो जाती हैं कुछ लोगों में। तो आमतौर पर वो उस एज ग्रुप में जो लड़कियां होती हैं वो स्कूल गोइंग होती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी वाज़ेह अलामात हैं जो उनको नोटिस करनी चाहिए या उनकी माओं को नोटिस करनी चाहिए कि जिससे उनको टाइमली पता चल जाए कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इनमें प्रॉब्लम हो सकती है? ये एक्चुअली रिप्रोडक्टिव एज में किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है पॉलीसिस्टिक, लेकिन जो मेन एज है ना उसकी वो 20 to 30 ईयर्स है, ठीक है। लेकिन अब जो उसको कहते हैं टीन एज पॉलीसिस्टिक ओवरीज, वो स्टार्ट में ही इरेगुलर पीरियड्स होंगे, स्कैंटी होंगे, अमाउंट या तो कम होगी या डिले होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ओवुलेशन नहीं हो रही। सेकेंडली ये कि वेट गेन होगा, तो इनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ये अवेयरनेस जो आपके ना सितंबर का मंथ इसीलिए कि अवेयरनेस दीजिए अगर ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं किसी लड़की में कि पीरियड उसके, क्योंकि द पीरियड्स जो है वो मंथली आने चाहिए,
और नो डाउट के स्टार्ट के जो कुछ साइकिल होते हैं एम ओवुलेटरी होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फ्यू मंथ्स रेगुलराइज होने में, ठीक है। लेकिन जो है वो 14, 16, 17, 18 ईयर्स की एज में लड़कियां आती कि जी पीरियड जो हैं पहले ठीक थे, अब जो है वो उनका फ्लो कम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा हो फ्लो कम हो या लेट हो 28 डेज़ के बाद आ जाए, 35 डेज़ तक नॉर्मल है, उससे अगर 1.5 मंथ के बाद आ रहे हैं, फ्लो कम है, वेट नोट किया, वेट इंक्रीज हो रहा है, तो दे शुड डिस्कस और दे शुड रिपोर्ट। अच्छा, ये तो वो मसाइल हो गए ना कि जो कि उनकी माहवारी से रिलेटेड हैं, जी बिल्कुल, या उनका वेट गेन हो गया है। इसके दूसरे असरात जिस्म के ऊपर क्या होते हैं कि कोई ऐसी बदनुमाई जाहिर होना शुरू हो जाए? वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इस वजह से होते हैं कि जैसे मेल लाइक हेयर, फेस पे स्पेशली फेस पे, चेस्ट पे, हाँ एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा वो तो बॉडी पे होती है, जो हेड के हेयर होते हैं वो गिरना, फॉल होना शुरू हो जाते हैं, जिसको मेल लाइक बाल्डनेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सर के बाल खत्म होना शुरू हो जाते हैं, हाँ, और जो चेहरे के ऊपर बाल, चेहरे पे और बॉडी पे, फ्रंट पे और बैक के वो थिक बाल आने शुरू होते हैं। इसके अलावा पिंपल्स अपीयर होना शुरू होते हैं, और ये स्टबन रेजिस्टेंट पिंपल्स होते हैं जो सिंपल ट्रीटमेंट को बिकॉज ऑफ कि वही एंड्रोजन का लेवल जो है उसमें इंक्रीज हो गया है। इसके अलावा जो है कि थिक वेलवेटी डार्क पिगमेंटेशन ये नेक पे और अंडर द आर्म्स, जिसको एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। तो ये जो है ये प्रेजेंटेशंस हैं, ये सिम्टम्स हैं, साइंस हैं जो कि ये शो कर रही हैं कि इनको बिसाइड्स वो आप जैसे इरेगुलर पीरियड्स के। तो इसका नफसियाती इम्पैक्ट क्या होता है लड़कियों के ऊपर? ऑब्वियसली वेट गेन हो रहा है, और जो फैट अक्यूमुलेट होती है मोस्टली बेली फैट होती है, ठीक है। तो डिसफिगरमेंट, ये हिप वेस्ट रेशो जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो बेली फैट की वजह से प्रोट्यूबरेंट प्रोमिनेंट एब्डोमेन, फिर हेयर ग्रोथ, ऑब्वियसली ये पिगमेंटेशन नेक पे, अंडर द आर्म्स, तो ये चीज़ें जो, और फिर इरेगुलर पीरियड्स होना, तो इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बिल्कुल उसके पर, एक डिप्रेशन और एंग्जाइटी बच्चियों में नज़र आनी शुरू हो जाती होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, भाई जो आपने अलामात बताई हैं और जो सिम्टम्स बताए हैं वो तो इतने स्पेसिफिक हैं कि इतने एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चल जाता होगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का केस है। उसके बावजूद कोई टेस्ट वगैरह की जरूरत होती है कुछ करवाने की, जिससे हम कंफर्म कर सकें? देखें, इसका तो जो टेस्ट तो हम करें, लेकिन जो रॉटरडम क्राइटेरिया वो ये 3 है कि एक, अगर किसी को एनोवलेशन हो रही है, यानी कि किसी बच्ची के पीरियड्स या लेडी के पीरियड्स इनफ्रीक्वेंट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं। सेकंड, अगर उसके ये एंड्रोजन एक्सेस का जो है विजिबल है, जैसे पिंपल्स और हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ। एंड थर्ड है कि अगर अल्ट्रासाउंड पे जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज नजर आए थे, टिपिकल उसमें स्मॉल वेजिकल्स, फ्लूइड फिल्ड वेजिकल होते हैं, जो ऐसे लगता है कि पर्स स्ट्रिंग्स जो है वो पल्स की स्ट्रिंग्स की तरह की। इन तीनों में से अगर 2 भी चीज़ें उसमें हैं तो वो उसकी डायग्नोसिस हो जाती है कि इसका केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसके अलावा अगर हम हार्मोन, लाइक किसी के हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करा लेते हैं, ठीक है। उसका लेवल बढ़ा होगा? जी, उसका डेफिनेटली लेवल बढ़ा होगा, क्योंकि उसको भी तो ट्रीट करना है। इसीलिए जैसे इंसुलिन की मैंने बताया कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई थी, तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल, FSH, क्योंकि ये नॉर्मली क्लिनिकल डायग्नोसिस है, और अल्ट्रासाउंड इन 3 से स्टिल नाउ इट इज़ रिकमेंडेड कि इन 3 में से 2 भी अगर पॉजिटिव हैं तो इट्स अ डायग्नोस्टिक ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी। लेकिन ज़्यादा लंबे चौड़े टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कराना चाहते हो तो जैसे FSH LH, नॉर्मली FSH ज़्यादा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कहते हैं, जो ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरा ये LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो सॉरी ये उससे पिट्यूटरी से, ठीक है, वो फिर ओवरीज के ऊपर इफेक्ट करते हैं, उनकी रेशो रिवर्स हो जाती है, LH ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनको कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल, इफ़ द वो सिम्टम्स उसके हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ होगा, और इंसुलिन रेशो, वो इसको इसलिए डायग्नोस करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सिर्फ उसके पीरियड्स रेगुलर कर रहे हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को एड्रेस नहीं कर रहे, तो वो उसका एंड्रोजन्स लेवल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद ये टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने इसको डायग्नोज भी कर लिया, आपने एग्जामिन भी कर लिया, अब एक केस इस्टेब्लिश हो गया कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का केस है। अब तरीक़ा इलाज की तरफ आते हैं कि इसमें जिस एज ग्रुप में आप बता रही हैं कि PCOS ज़्यादा होता है, उसमें या तो लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ रही होंगी, या कुछ की हो सकता है अर्ली मैरिजेस भी हमारे यहाँ कॉमन है, 18 साल की उम्र में भी शादी हो जाती है। तो इसमें तरीक़ा इलाज की तरफ थोड़ा सा वजाहत फरमाइए कि अनमेरिड और मैरिड वीमेन का जो तरीक़ा इलाज है उसमें क्या फ़र्क होता है? यंग में जैसे मैंने बताया 20-30 की एज में भी जाके हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि टीन एजर्स में ही हो, ये तो अभी रिसेंटली कुछ सालों से होना शुरू हुआ है।
तो उसमें ये है कि डिपेंड करता है कि वही जैसे आपने कहा कि एज, फिर मैरिड है, अनमैरिड है, और उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, आपने हमने टेस्ट करा लिया, एस्टेब्लिश हो गया इट्स अ केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी। अब जो उसके सिम्टम्स एड्रेस करना है, सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, जिसमें वही अगेन वेट रिडक्शन 5 to 10% अगर वो अपना वेट रिड्यूस कर लेती है, ठीक है, तो उसके जो है पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो जाएंगे और ओवुलेशन हो सकती है। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल, वॉक, एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें तो मैंडेटरी हैं, क्योंकि इट्स अ लाइफ लॉन्ग। मैंने जैसे बताया कि इट्स नॉट क्योरेबल तो नहीं है, ट्रीटेबल है, तो इट्स लाइफ लॉन्ग है। तो उसको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे पहले तो वो जिसका शुगर है और ब्लड प्रेशर है कि आपको दवाइयाँ मॉनिटर करके दवाइयाँ लेनी है। उसके बाद जैसे पीरियड्स रेगुलर करने के लिए हम ये कंबाइंड हार्मोनल जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसे चाबी वाली गोलियाँ, इस तरह के कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, वो उनके पीरियड्स रेगुलर करने के लिए। इफ़ अनमेरिड गर्ल है तो ऑब्वियसली उसकी ये होगी कि पीरियड्स रेगुलर कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि जैसा आपने फरमाया है कि पीसीओएस जो है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है, वो बांझपन की एक वजह बन सकती है। बिल्कुल। तो एक ऐसा सिनेरियो है कि समहाउ प्रेगनेंसी हो गई है और ख़ातून को पीसीओएस भी मौजूद है, तो उस प्रेगनेंसी पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? बिल्कुल, प्रेगनेंसी में ये है कि चूँकि उसके वो प्रॉब्लम तो है, वो बाई चांस प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसमें यह है कि उसकी वो अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, एंड्रोजन्स के लेवल ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ इसमें मिसकैरेजेस के चांसेस हैं। ठीक है, फिर इससे प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे इस प्रेगनेंसी में इसको ब्लड प्रेशर, जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं, डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का उसको ख़तरा होता है। फिर ये है कि फीटस में एबनॉर्मलिटी के चांसेस, फीटस ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है बिकॉज ऑफ ये जो जेस्टेशनल अगर डायबिटीज़ उसको हो गई है, शुगर लेवल्स डिरेंज आ गए हैं या हाइपरटेंशन हो गई है, तो उसमें समटाइम वो सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस बच्चे को फिर वो NICU में जो है वो रखना पड़ सकता है। तो इसलिए इससे बेहतर है कि अगर कोई डायग्नोस केस है PCOS का, तो प्री प्रेगनेंसी प्री कंसेप्शन उसकी जो है वो मैनेजमेंट करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उसका पहले वेट रिड्यूस कर लें, अगर उसकी इंसुलिन ये डायबिटीज़ की तरफ जा रही है, शुगर लेवल्स, तो उनको कंट्रोल कर लें, और उसके बाद लेकिन स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि अगर इनमें से कोई कॉम्प्लिकेशन होती है जैसे दूसरी प्रेगनेंसीज में होती है, तो फिर हम इसको साथ साथ मॉनिटर करते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ का तो आपने मेंशन कर दिया है कि जिन लड़कियों में या ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, तो उनमें ख़तरा बढ़ जाता है शुगर होने का, और दूसरे सेहत के कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो ये कि लॉन्ग टर्म इसके हार्ट पे, बोन पे ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस, हाइपरटेंशन के, नियर मीनोपॉज इन लोगों को हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, रेस कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कि वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से। अब लोगों का ये होता है कि चलें वो तो नियर मीनोपॉज, तो ईस्ट्रोजन उनके हार्मोन के लेवल नॉर्मल हो गए हैं, तो ये अब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चूँकि लॉन्ग टर्म ये अगेन मैं कहूँगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं और एंड्रोजन्स की वजह से, इसलिए उसकी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट के ऊपर इफेक्ट और बोन्स के ऊपर इफेक्ट, वो उसके आफ्टर पेरीमीनोपॉज और मीनोपॉज एज में भी चलेंगे। तो उसमें यह है कि वो रेगुलर अपना चेकअप और जैसे करवाते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, अपनी जो है इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल रखें। अच्छा, ये माहवारी का जो निज़ाम है, ये हम सबको पता है कि ख़ास उम्र के एक हिस्से में शुरू होता है और एक ख़ास हिस्से पे चल के ख़त्म हो जाता है। 12-13 साल की, 11 साल की उम्र में शुरू होती है और वो फिर 40-45 साल मुख्तलिफ वेरी करता है। किसी में 40 साल है, किसी में 45 साल या 50-55 की साल में भी माहवारी का निज़ाम ख़त्म हो सकता है। तो मैडम, जब ये मीनोपॉज आ जाता है, जब माहवारी का सिस्टम या निज़ाम ख़त्म हो जाता है, उसके क्या असरात होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज़ के ऊपर? ये जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बताया ना कि वो पीरियड्स तो उसके चूँकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल तो ड्रॉप कर गए ना, बिकॉज ऑफ के ओवरीज अब काम नहीं कर रही मीनोपॉज पे, लेकिन वो तो पीरियड उसके रेगुलर हो जाएंगे या पेरीमीनोपॉजल में उसके बाद जो है कि उसके पीरियड स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन उसका वही जो इफेक्ट एंड्रोजन्स की वजह से और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है, वो उसको हार्ट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर के ऊपर, बोन्स के ऊपर और ये यूट्रस के ऊपर इसके इफेक्ट, ये तो लाइफ लॉन्ग चलेंगे। कोलेस्ट्रॉल इन लोगों का ज़्यादा होगा, तो इसको आपने फिर यानी कि ये थ्रू आउट लाइफ ही जो है इसको मैनेज करना पड़ता है पॉलीसिस्टिक। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि
सिर्फ इसको पीरियड्स रेगुलर करने के लिए या सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए नहीं कंट्रोल, ये जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ओवरऑल हेल्थ जो है उसको उसके करने के नेगेटिव लिए इम्पैक्ट इसका थ्रू आउट रहता है, और इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है। और इसके तरीका इलाज के ऊपर हम बात करें तो वो उसमें आमतौर पे कोई खाने वाली अद्वियात दी जाती हैं इसमें कुछ खवातीन जैसे मैंने बताया कि ये अगर पीरियड्स रेगुलर करने हैं तो वो हार्मोन उसके लिए देंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। अब एंड्रोजन का लेवल है तो वो ऑब्वियसली उसके लिए एंटी एंड्रोजन्स देंगे, अदरवाइज तो वो एंड्रोजन्स का तो लेवल बढ़ रहा है, और उसके अगर उन्हें वो अपने फेशियल कोई करवा भी लिया डर्माटोलॉजिस्ट से तो बॉडी में तो इनसाइड ओवरीज प्रोड्यूस कर रही है ना। रूट कॉज तो नहीं दूर किया आपने, तो वक्ती तौर पर उसको बालों को तो आपने करवा लिया, वो तो जो निकले वो तो निकले, लेकिन आपने उसको स्ट्रेस भी तो करना है। ठीक है, इसी तरह ये है कि अगर वो आपके मेटफॉर्मिन दी जाती है कि इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है, तो ये, और अगर उसके कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं साथ तो उसकी मेडिसिन, लाइक शी वांट्स टू कंसीव, अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो जैसे मेच्योर फॉलिकल नहीं बन रहा तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें फिर हम ये ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं, ठीक है, जिसमें क्लोमिफेन सिट्रेट और ये दूसरी, ताकि वो उसका मेच्योर फॉलिकल बने, क्योंकि मेच्योर फॉलिकल बनेगा, रिलीज होगा तो प्रेगनेंसी होगी। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, इस पर ख़ास तौर पर जो ख़वातीन प्रोग्राम को देख रही हैं, तो जितना कॉमन डिसऑर्डर आपने बताया कि ये है, उस हवाले से आप टेक होम मैसेज ख़वातीन के लिए क्या देना चाहेंगी रिगार्डिंग पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज़, इसकी प्रिवेंशन और राइट ट्रीटमेंट के ऊपर? जैसे कि मैंने पहले बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो इस लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, तो इसमें नंबर 1 जो है दैट इज़ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर ये किसी को हो गई और डायग्नोज भी हो गई है, अगर नहीं भी है तो ओवरवेट जो है इज़ अ टेंडेंसी कि आप इस तरफ जा सकते हैं। उसमें जिसका वेट ज़्यादा है उसको ज़रूरी तो नहीं पॉलीसिस्टिक हो, उसको ब्लड प्रेशर शुगर होने के भी तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें यह है कि सबसे पहले वेट मैनेजमेंट, ठीक है, लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है, हेल्दी डाइट जिसमें आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और मैं ज़ोर दूंगी इनके ऊपर सीड्स के ऊपर, सीड्स इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं और दे हेल्प इन मेंटेनिंग द जो है वेट। इसके अलावा ये कि शुगरी थिंग्स ये जो है इसको मिनिमाइज़ कर दिया, और जंक स्पेशली द जंक फूड्स। इसके बाद मेक इट अ हैबिट के वॉक या एक्सरसाइज ये ज़रूर करनी है। सो ये तो हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसलिए ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि आप जो है चेक रखें कि अगर आपकी बेटी को या किसी को फील कर रही है रैपिडली वेट गेन हो रहा है, डाइट भी नहीं हुई इम्प्रूव, और कोई एक्स्ट्रा डाइट भी नहीं ली, तो जो रैपिडली वेट गेन हो रहा है तो इस पर चेक रखना चाहिए, या पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं किसी भी एज में, रिप्रोडक्टिव एज में, नॉट ओनली के टीनेज, तो उसमें यह है कि उसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, ठीक है। सिंपल जैसे मैंने बताया अगर पीरियड्स कम है और जस्ट ऑन अल्ट्रासाउंड पे भी इवन के डायग्नोज होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसके अलावा यह था कि ये पीरियड्स इरेगुलर होना कोई और प्रॉब्लम, तो इसका ये भी है कि हो सकता है उसको थायराइड का कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रोलैक्टिन लेवल रेज हो, तो वो भी उसके भी सिम्टम्स यही होते हैं, तो उनको भी रूल आउट जो है वो हमें करना चाहिए कि कोई थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर है। हाइपर प्रोलैक्टिन लेवल अगर बहुत ज़्यादा रेज हो जाए तो उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर कोई आपको ऐसे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो आप ज़रूर जो है वो आप एक्सपर्ट क्वालिफाइड जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे मशवरा करें ताकि उसको प्रॉपर तशखीस करके तो उसका इलाज भी किया जा सके। आखिर में नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर आसमा यासीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस अहम मौजू के ऊपर आज प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला, और उम्मीद है कि आपको तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ की ये एपिसोड भी पिछली एपिसोड्स की तरह पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।